हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, हम उसकी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो 5th चैप्टर है वो 5th चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। 5th चैप्टर का 5.1 एंड 5.2 जो यूनिट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप सभी ने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो सीरीज देखें, क्योंकि आपका कंटिन्यू चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बैकग्राउंड की नॉलेज होना और पीछे क्या चीज़ें सीक्वेंस में आ रही हैं उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ उस चीज़ को देखें, और टेलीग्राम में हमारा चैनल है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उससे जुड़ जाएं ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आप सभी के पास पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 5.3 यूनिट है वो हमारा गरमपंथी एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड पॉलिटिक्स है, कि उसका जो इमर्ज है, उदय है, वो कैसे होता है। और स्वदेशी आंदोलन, जैसे कि आप सभी को आइडिया होगा कि बंगाल के डिवीजन के बाद जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन था। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो जो बेसिकली गरमपंथी है या फिर एक्सट्रीमिज्म जो है, तो वो 3 जो भारत के भाग हैं इम्पोर्टेंटली वहाँ पर डेवलप कर रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी जो एरिया है उन एरियाज में वो नहीं था, लेकिन मेजरली जो है वो इन एरियाज में था। फर्स्टली जो था वो आपका बंगाल था, सेकंड आपका महाराष्ट्र था, और थर्ड आपका पंजाब था। बंगाल में कौन काम कर रहा था? विपिन चंद्र पाल काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में बाल गंगा तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल पाल और लाल भी इन तीनों को बोला जाता है याद करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि गरमपंथी के जो रीजंस हैं, जब हम रीजंस की बात करते हैं तो हिस्टोरियंस बोलते हैं ये बैकग्राउंड में बहुत सारे जो रीजंस हैं वो चलते हुए आ रहे थे, जो कि गुटबंदी में देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर समाचार पत्रों की बात करें तो समाचार पत्रों में जो लिखा जा रहा था उसमें ही शत्रुता दिख रही थी। जैसे कि गरमपंथी में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं वो अपना समाचार पत्र लिख रहे थे बंगाली। ठीक है, और नरमपंथी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपना बंगाली में लिख रहे थे, बंगाली अपना समाचार पत्र लिख रहे थे। और इसी तरीके से गरमपंथी की अगर बात करें तो वहाँ पर मोतीलाल घोष अमृत बाजार, ठीक है, समाचार पत्र लिख रहे थे। इनकी राइटिंग स्किल में, यानी कि आप जो चीजें लिखेंगे उनमें डिफरेंशिएट रहता है। आप न्यूज देखते हैं तो न्यूज में आप डिफरेंस देख पाते होंगे कि एक अगर इंसान की या फिर एक व्यक्ति की जो विचारधारा है और उस पर्सपेक्टिव से वो चीजों को देखेगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म में जो गरमपंथी हैं वो एक अलग विचारधारा के बिहाफ पर समाचार पत्रों को लिख रहे थे, और नरमपंथी सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग तरीके से। आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीरीज को जरूर शेयर किया करें और आप ऑनलाइन इसे देखने की कोशिश किया करें। अगर आप डाउनलोड सेक्शन में देखते हैं तो वो बेनिफिशियल नहीं रहता। जैसे कि अभी भी 12 बज के रात के 12:10 हो रहे हैं और आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज। सो प्लीज, अगर मैं अफोर्ड कर रही हूँ तो एटलीस्ट यू कैन सपोर्ट टू अस। ठीक है, सो यहाँ पर अगर समाचार पत्रों की फर्स्टली ये रीजन था, गुटबंदी देखी जा रही थी। दूसरा, सार्वजनिक जो पूना में सार्वजनिक सभा था उस पर कौन कंट्रोल करेगा, उसे लेकर भी गुटबंदी थी। जैसे कि जो गोखले हैं 1896 में गोखले ने जो है दक्कन सभा बनाई। फिर उसी तरीके से तिलक ने जो है, जब गोखले ने दक्कन सभा बना ली तो पुणे की सार्वजनिक सभा जो है उस पर तिलक ने कब्जा कर लिया 1895 में। ठीक है, इसी तरीके से जब अगर आप बात करें कि वंदे मातरम के संपादक के पद को लेकर भी, उस पोजीशन को लेकर भी मतलब कि एक तरीके से जो टकराव है वो टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ जो अगर अरविंद घोष थे, ठीक है, इस पोस्टिंग को लेकर, तो दूसरी तरफ यहाँ पर बांधव उपाध्याय और विपिन पाल, ये दूसरी साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में एक तरीके से गुटबंदी देखने को मिल रही थी। तो ये बात कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म या फिर जो ये आपका गरमपंथी जो दल था
गर्मपंथी जो राजनीति थी उसमें एक रीजन गुटबंदी था जो कि आपको दिख रहा था, मतलब कि एक बैकग्राउंड में वो रीजन चल रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक गुटबंदी ही रीजन था उसमें, क्योंकि एक तरीके से जो गर्मपंथी जो दल है वो कांग्रेस से विभाजित होकर या फिर कांग्रेस से मुख्य तौर पर निकलने वाले एक दल था। तो और क्या क्या रीजन थे, जाहिर सी बात है कांग्रेस से रिलेटेड तो रीजन होंगे ही, क्योंकि अगर कांग्रेस से विभाजन होकर एक दल निकल रहा है या फिर कोई समूह निकल रहा है तो कुछ न कुछ डिस्क्रिमिनेशन या फिर कुछ न कुछ मनमुटाव तो होगा ही। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर जो राय होगी दोनों ही दलों की वो अलग अलग होगी। तो उनमें जो राय थी, जैसे कि जो कांग्रेस की जो संविधान था उसे वो लोकतांत्रिक मानते थे, जिस तरीके से जो गर्मपंथी थे वो संविधान को लाने की भी बात कर रहे थे। वो ये बात बोलते थे कि जो कांग्रेस है वो एक अलोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत चल रही है। दूसरा, यहाँ पर किसी भी तरीके से उनके पास आर्थिक स्रोत का कोई भी साधन नहीं था, कोई भी मतलब कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिससे कि संचालन किया जा सके कांग्रेस में। फिर वो ये मानते थे कि कांग्रेस में जो पश्चिमी उदारवाद है उससे पूरी तरीके से प्रेरित होकर सुधार किया जा रहा है, मतलब कि जितने भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं हिंदुइज्म में, जितना भी सुधार किया जा रहा है वो सुधार पूरी तरीके से जो पश्चिमी उदारवाद की जो विचारधारा है उससे प्रभावित है। और जो इसी वजह और जितनी भी कांग्रेस जो डिमांड कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो वो जो मांगे थी उन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी वजह से उनकी जो मांगे थी वो अधूरी रह रही थी और इन्हीं मांगों के अधूरा होने की वजह से जो गर्मपंथी दल है उस पर एक गुस्सा भरता जा रहा था और वो उभरना शुरू हो गया था। ठीक है, और क्या रीजन थे कि जब कर्जन आता है तो कर्जन 1893 से 1905 के में रहता है, तो वो बहुत सारे एक ऐसे कानून लेकर आता है जो कि लोक विरोधी होते हैं, ठीक है ना, जो कि लोगों की जो स्वतंत्रता है उनकी जो आजादी है उसके विरोध होते हैं। जैसे कि 1899 में कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं जिसमें कि जो प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो संख्या कम कर दी जाती है। इसी तरीके से 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आते हैं जिसमें कि कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसे पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में इसे पूरी तरीके से लेकर आया जाता है। फिर 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है जिसमें कि जो प्रेस की जो डिपेंडेंसी हो, सो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ठीक है ना, जो उसकी आजादी है उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर 1905 में जो सबसे बड़ा एक रीजन रहता है जो डिजास्टर रीजन रहता है जिसकी वजह से जो साफ साफ गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजन देखने को मिलता है और एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है, वो रहता है बंगाल का विभाजन। जब बंगाल में डिवीजन होता है, बंगाल को डिवाइड किया जाता है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो स्वदेशी आंदोलन के तौर पर देखी जाती है जिससे कि बहुत सारे जो बदलाव है, बहुत सारी जो डिमांड्स है वो देखने को मिलती है। अब गर्मपंथियों के लिए जो लक्ष्य था वो स्वराज का लक्ष्य था, जबकि जो नरमपंथी थे, नरमपंथी के लिए वो ये बात बोलते थे कि मैंने पहले भी आपको जो लेक्चर्स है उस लेक्चर्स में बताया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नेचर में अपनी सुधारवादी है, मतलब कि वो हमारा कल्याण कर रहे हैं, कल्याणकारी व्यवस्था पर आधारित है। इस वजह से जो भी मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमें गलत लगते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो उसे चेंज कर देगी। ठीक है, तो नरमपंथी जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे थे वो बेसिकली उस चीज की बात कर रहे थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहकर अपनी सारी चीजें करें। इंडियंस जो है, भारतीय जो है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है इंडियंस की, वो हो सके, वो उनके लिए काफी था। लेकिन गर्मपंथी बात करते हैं कि भाई हमारे लिए आजादी का ये मकसद नहीं है, हमारे लिए जो स्वराज का जो मकसद, मतलब कि हमारे लिए आजादी पूर्ण स्वराज है। ठीक है, जबकि गर्मपंथियों में भी जो स्वराज का जो मीनिंग है वो अलग अलग तरीके से देखा गया है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्या क्या ये काम करते हैं फिर इस चीज के लिए, ये जो ऐतिहासिक पात्र थे, मतलब कि जो इतिहास में जो कैरेक्टर्स थे उन्हें कभी शौर्य और साहस के मतलब कि वो उन्हें इस तौर पे दिखाएगा कि देखिए उनमें कितना ज्यादा शौर्य था, उनमें कितना ज्यादा साहस था, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने मतलब
किस तरीके से विरोध करा। जैसे कि तिलक ने 1896 में महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ करा। ठीक है, शिवाजी को एज अ हीरो रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इसी तरीके से भारतीय परंपराओं के लोकतांत्रिक स्वरूप पर जोर दिया गया और इसमें कई बार ऐसा एक्सट्रीमिज्म लेकर आया गया कि जो गलतियां भी थी, ठीक है ना, जो अतीत में जितनी भी जो गलतियां भी थी उसे भी एक्सेप्ट किया गया या फिर उसे भी आंखें बंद कर उसके भी बहुत ज्यादा गुणगान किया गया, महिमा मंडल उस चीज का किया गया। यही था कि जब कांग्रेस में इन नीतियों को जब एक्सेप्ट नहीं करती तो 1907 में क्या होता है, 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस के विभाजन को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि बंगाल के विभाजन की, बंगाल का डिवीजन किस तरीके से रहता है। ये जो डिवीजन का रीजन है, देखिए बंगाल में, आज का बंगाल में जैसे कि आपको आज का जो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, आपका जो वेस्ट बंगाल है, वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। फिर असम वाला पार्ट भी, कुछ बिहार का जो एरिया है वो भी, तो बहुत बड़ा एक मेजर एरिया था। ठीक है, इसी वजह से जब बंगाल को कैप्चर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसने एक एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डेवलप कर लिया था एज अ बिजनेस पर्पस भी और एज अ इकोनॉमिक पर्पस भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्रशासन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि इसे कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से इसमें काम किया जाए। शुरू से ये बात सोची जाती थी कि इसमें चीजें डिवाइड की जाए। जैसे कि 1866 में भी अकाल की वजह से बंगाल की जो डिवीजन था, बंगाल का जो विभाजन था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा गया कि हाँ भाई इसे डिवाइड किया जा सकता है और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको देखा जा सकता है, उस पर जोर दिया जा सकता है। इसी वजह से 1874 में बंगाल से असम को अलग कर दिया गया। अब असम में सिलहट वाला भी, गवालपाड़ा वाला भी, कछार, मतलब कि कुछ एरिया जो हैं असम के साथ जोड़कर उसे असम को सेपरेट किया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बंगाल का जो डिवीजन है 1905 में ही किया जा रहा था, इससे पहले भी था। लेकिन ये जो डिवीजन किया जा रहा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के बिहाव पर किया जा रहा था कि प्रशासनिक जो आपकी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसके बिहाव पर ये चीजें की जा रही थी। अब भारत की जो इसी वजह से जो एक एक्ट लाया गया, मिंट ऑन टेरिटोरियल, ठीक है, कि क्षेत्रीय पुनर्निर्वचन संबंधी कार्य विवरण, कि इसमें कर्जन ने एक योजना बनाई, जिस योजना के मतलब कि यही जो प्रोसेस था वो 1905 का डिवीजन यानी कि बंगाल का विभाजन के तौर पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर योजना बनाई गई, जिसमें कि 1903 में 3 दिसंबर 1903 में जो रिजली पेपर्स हैं, रिजली पेपर्स के नाम से इसे प्रकाशित किया गया, जिसमें असम को और बड़ा किया गया। ठीक है ना, यहाँ पर और असम को बड़ा करा गया। और अंतिम जो योजना थी वो सचिव ब्रॉड्रिक के नाम से कर्जन ने 2 फरवरी 1905 में डिस्पैच में की और औपचारिक घोषणा जो है वो 19 जुलाई, मतलब कि ये बात हो रही है बंगाल के डिवीजन की, कि 2 फरवरी को जो है वो डिस्पैच की जो औपचारिक घोषणा मतलब कि पॉलिसी लेकर आई गई। फिर उसके बाद औपचारिक घोषणा जो है वो 19 जुलाई को की गई और उसे व्यवहार में कब लेकर आया गया, 26 अक्टूबर 1905 को बंगाल का फाइनली डिवीजन हो गया, बंगाल को विभाजित कर दिया गया। अब इसकी जो प्रक्रिया, मतलब कि इसके प्रति जो एक तरीके से रिएक्शन था, वो रिएक्शन क्या था। अगर नरमपंथियों की बात करें तो नरमपंथी जो है वो 1903 से ही, मतलब कि जब यहाँ से इसकी अनाउंसमेंट हो रही थी या फिर ये बात की जा रही थी, तो तभी से इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इनका विरोध भी असफल रहता है क्योंकि 1905 में विभाजन हो जाता है इतना विरोध करने के बावजूद। फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन खड़ा होता है कि स्वदेशी आंदोलन के लिए 17 जुलाई 1905 में जनसभा रखी जाती है, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो होता है वो अंग्रेजी मालों के बहिष्कार की घोषणा करते हैं और 7 अक्टूबर को औपचारिक प्रस्ताव आता है इसके रिगार्डिंग कलकत्ता टाउन हॉल में कि हम जो अंग्रेजी मालों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हो रहा है, मतलब कि पूरी तरीके से
अंग्रेजों के विरोध वाली भावना नहीं उभर रही है। अभी जो प्रथम जो अवसर है, जब ये जो स्वदेशी आंदोलन था, उसमें प्रथम पहली बार हो रहा था कि शिक्षित वर्गों के अलावा भी अन्यों को भी नामबंदी करने की कोशिश की गई। मतलब कि अन्य जो लोग हैं, अन्य जो वर्ग हैं, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ दबाव की बात की जा रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात नहीं की जा रही थी। ये हुई नरम पंथियों की। अब गरम पंथियों की प्रवृत्ति क्या थी? गरम पंथी जो थे वो दो तरीके से अपनी जो है प्रतिक्रिया दे रहे थे। फर्स्टली वो बात कर रहे थे राजनीतिक गरम पंथी की, जिसमें कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे जोर दे रहे थे, और सेकेंडली वो बात बोल रहे थे कि अराजनीतिक रचनात्मक स्वदेश की, जिसमें कि वो बोल रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें आत्मविकास करना चाहिए, अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें बनाना चाहिए, अपना जो डेवलपमेंट है हर एरिया में, चाहे वो एजुकेशन का एरिया हो, चाहे वो इकोनॉमी एरिया हो, उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर राजनीतिक कार्यक्रम की बात करें, तो जिसमें कि वो बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट होने की, तो वो सबसे पहला जो रिएक्शन, मतलब कि एक तरीके से प्रयास होता है, वो बंगाल केमिकल के रूप में, जो कि 1893 में स्वदेशी उद्यम बनाया जाता है, मतलब कि फैक्ट्री बनाई जाती है, और 1909 में चीनी मिट्टी का कारखाना बनाया जाता है। अब नेशनल एजुकेशन मूवमेंट की बात की जाए, तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की बात की जाए, तो ये अलग अलग स्तर पर हो रहा था। जैसे कि 1895 में भागवत चतुष्पदी के माध्यम से, जो कि सतीश चंद्र मुखर्जी के अंडर में था। फिर 1902 से 7 में डॉन सोसाइटी जो चल रही थी, 1902 में उपाध्याय के सरस्वती आयतन, और 1901 में शांति निकेतन आश्रम जो है, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के अंडर में था, ये अपना राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे। इसके अलावा जो इसमें धार्मिक पुनरुत्थानवाद, मैं धार्मिक पुनरुत्थानवाद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो अगर अभी तक नहीं समझ आया तो प्लीज लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसमें धार्मिक पुनरुत्थानवाद को महत्व दिया गया, और 1906 में बंगाल नेशनल एंड स्कूल एंड कॉलेज का स्टार्ट कर जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन है उसे आगे बढ़ाया गया। 1906 में क्या हुआ कि रचनात्मक कार्यक्रम की आलोचना की गई कि भाई हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हमें फर्स्टली जरूरत है आजाद होने की, हमें सबसे पहले जरूरत है मतलब कि इंडिपेंडेंट होने की, स्वतंत्र होने की। तो 1906 में इस जो कार्यक्रम है इसकी आलोचना करी, किसने करी? अरविंद घोष ने करी, विपिन चंद्र पाल ने करी, और उपाध्याय ने करी। इन लोगों ने ये कहा कि भाई स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र जीवन का कोई भी पुनर्जीवन संभव नहीं, कि जब तक आप आजाद नहीं होंगे, जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, कोई भी कार्यक्रम आपको एक तरीके से स्वतंत्र नहीं बना सकता, आपको मजबूत नहीं बना सकता। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप स्वतंत्र हो, ठीक है, तभी राष्ट्र जो जीवन है वो भी स्वतंत्र आपका हो सकेगा। इसमें कौन सी बातें की गई कि पहले अंग्रेजी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए, सेकेंडली स्वदेशी जो विकल्प है, मतलब कि जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, सारी चीजें, उनका विकास किया जाए, अन्यायपूर्ण जो कानून है उनका बहिष्कार किया जाए, और अगर जरूरत पड़े, ठीक है, तो फिर हिंसक आंदोलन भी चलाए जाए। इन सारी चीजों की इसके अंडर में बात की गई। अब लामबंदी के लिए हिंदू धर्म व प्रतीकों का प्रयोग किया गया, ठीक है, मतलब कि लोगों को जोड़ने के लिए, एक साथ लाने के लिए किस चीज का यूज किया गया कि हिंदू धर्म और उसके जो सिंबल्स हैं उनका यूज करा गया, लेकिन ये भी मतलब कि असफल रहते हैं। क्यों असफल रहते हैं? क्योंकि इसमें अभी तक जो है वो उच्च जाति के जो वर्ग हैं उन्हीं का दबदबा था। अब उच्च जाति की वजह से जो निम्न जाति के लोग थे उनके जो मुद्दे हैं या फिर उनके जो रीजंस है वो अलग हैं, और उच्च जाति के जो रीजंस है वो अलग हैं। तो जब दोनों के रीजंस ही सेम नहीं हो पा रहे हैं, दोनों की जरूरत ही सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है तो मोटिव कैसा सेम होगा। तो यहाँ पर जो एक तरीके से जो गरमपंथी दल है या फिर गरमपंथी जो समूह है वो एक राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा नहीं कर पा रहे थे। देखिए, महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा जो महत्व रहा या फिर महात्मा गांधी की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें सबसे बड़ी भूमिका यही रही कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा किया। उन्होंने सारे जितने भी वर्ग थे, सारे धर्म थे,
सभी जितनी भी कास्ट थी इन सबको एक साथ लेकर आए। तो ये तो आपकी हुई बंगाल के विभाजन की बात। अब करते हैं ये सूरत में 1907 में क्या हुआ था जिसकी वजह से जो कांग्रेस है, कांग्रेस का विभाजन देखने को मिला। ये कि सूरत के अधिवेशन में जो प्रेसिडेंट पोस्ट थी उसके लिए 2 कैंडिडेट थे। गरमपंथी जिसे खड़ा करते हैं वो लाला लाजपत राय है और नरमपंथी जिसे खड़ा करते हैं वो रास बिहारी घोष हैं। लेकिन जो लाला लाजपत राय है वो किसी भी तरीके से जो विभाजन है उस विभाजन को नहीं चाहते। इस वजह से जो रास बिहारी घोष है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो वो मांग रख रहे थे यहाँ पर कि आपको अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, या फिर जो उन्होंने 4 जो स्टैंडर्ड हैं उसे रखे थे, उनकी जो बंगाल की मांग थी उसे एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से दोनों जो दल हैं उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। उस लड़ाई की वजह से यहाँ पर जो विभाजन है सूरत में वो हो जाता है। और 1908 में जब विभाजन के बाद जो अगला अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, तो वहां पर गरमपंथी में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता इस अधिवेशन में, और इसी वजह से इसे मेहता कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें फिर से क्या होता है, कांग्रेस को एक नया संविधान मिलता है और निष्ठा के लिए फिर से वो शपथ को दोहराते हैं। अब 1916 में ये जो मतलब कि विभाजन हुआ होता है वो फिर से एकजुट हो जाते हैं, दोनों गुट फिर से एकजुट हो जाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि इसमें किसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी एकजुटता के कारण। अब क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं इसकी अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र में 1876 से 1877 में वासुदेव, बलवंत, फड़के और रामोसी ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और 1879 में इन्हें अदन भेज दिया जाता है, क्योंकि जो और 1897 में दामोदर जो चापेकर हैं और बालकृष्ण चापेकर हैं वो वीसी रेड जो नेता होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्लेग आयोग के प्रमुख रहते हैं बेसिकली, और इन पर नाम मतलब कि एक तरीके से आरोप लगाया जाता है। आरोप क्या है, इन्होंने जो किया होता है कि एक तो अपनी ड्यूटी सही से नहीं की होती और अपनी ड्यूटी के नाम पर लोगों को एक तरीके से महिलाओं के साथ ठीक तरीके से जो बिहेव है वो नहीं किया जाता। तो ये इनके ऊपर जो एक कलंक की तरह लगा हुआ होता है, यही रीजन रहता है कि इन्हें मारने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है और हत्या कर भी दी जाती है। फिर बंगाल की जब बात की जाती है तो बंगाल में जो एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज हैं वो कौन सी हो रही होती है कि 1902 में मेदिनीपुर समिति बनाई जाती है जो कि क्रांतिकारी समिति रहती है। इसी तरीके से मार्च 1902 में सतीश चंद्र जो बासु हैं वो अनुशीलन समिति बनाते हैं। अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास ढाका अनुशीलन जो समिति है वो बनाते हैं। फिर दिसंबर 1906 में युगांतर नामक जो है वीकली न्यूज़लेटर जिसे कहा जाता है साप्ताहिक पत्रिका निकालते हैं। और अनुशीलन समिति में जो होते हैं बरिंद्रनाथ कुमार घोष, हेमचंद्र कानूनगो और प्रफुल्ल चाकी, ये क्या करते हैं कि अगस्त 1906 में रंगपुर में एक तरीके से डाका डालते हैं और मनिकतला में बम कारखाना खोलते हैं। अब इन्होंने बम कारखाना तो खोल लिया, लेकिन ये पकड़े किस तरीके से जाते हैं या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी नजरों में कैसे आते हैं कि मुजफ्फरपुर में क्या होता है 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं किंग्स फोर्ट को जान से मारने की एक तरीके से कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो असफल रहते हैं। इसके बाद अरविंद घोष और बरिंद्र घोष के साथ जितने भी मनिकतला वाले जितने भी सदस्य थे, मतलब कि जिन्होंने बम कारखाना बनाया हुआ था, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसमें प्रतिक्रिया क्या होती है कि
ये इतना फेमस होता है या फिर न्यूज़ में इतना चलता है, मतलब कि न्यूज़पेपर में इतना छापा जाता है और बंगाल में इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि ये बंगालियों की जो फीलिंग है उसे एक तरीके से अलग डायरेक्शन में लेकर आता है कि लोकगीतों के माध्यम से इसे अमर बना दिया जाता है। और ये पूरी तरीके से बंगाल की जो सोच है, जो लोगों की जो सोच है उसे प्रभावित करता है और वो जो स्वतंत्रता है उसकी ओर और खींचे चले जाते हैं। अब चित्तरंजन दास जो है, जो कि नरमपंथी गुट के जो सदस्य हैं, वो अरविंद घोष के बचाव के लिए खड़े होते हैं और वो तर्क देते हैं कि अगर स्वतंत्रता का सिद्धांत एक अपराध है तो मुजरिम को निश्चित रूप से अपराधी है, तो उन्हें तो छोड़ दिया जाता है, अरविंद घोष को छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, लेकिन बरिंद्र घोष और ये जो दत्त होते हैं, दत्त को मौत की सजा सुनाई दी जाती है। और इसके अलावा जो 10 जो पार्टिसिपेंट होते हैं, 10 जो अन्य जो सदस्य होते हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा मिलती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है, मतलब कि इतना एक्सट्रीमिज्म वाला पूरा एक तरीके से टाइम पीरियड चला, गरमपंथी पूरा गुट चला, उसका क्या प्रभाव है कि एक तो एसपी जो सिन्हा है उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के एक तरीके से लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक तरीके से इस प्रभाव, ये जो इनकी नियुक्ति है उसे भी एक्सट्रीमिज्म से जोड़कर देखा जाता है। फिर उसके अलावा 1911 में बंगाल का जो विभाजन है उसे निरस्त कर दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मतलब कि एक्सट्रीमिज्म का भी या फिर एक तरीके से गरमपंथियों का भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कनेक्शन है इस चीज से। और राजधानी का दिल्ली हस्तांतरण कर दिया जाता है, मतलब कि बंगाल जो पहले राजधानी थी उसका हस्तांतरण दिल्ली कर दिया जाता है। इसी के साथ जब दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है तो बंगाल राष्ट्रीय राजनीति में उसका वर्चस्व जो है एक तरीके से समाप्त हो जाता है। बंगाल का वर्चस्व समाप्त या फिर एक तरीके से बहुत कम हो जाता है। अब जो गतिविधियों का जो केंद्र रहता है या फिर एक्सट्रीमिज्म का या फिर गरमपंथी की जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उनका जो केंद्र रहता है वो पंजाब हो जाता है या फिर संयुक्त प्रांत हो जाता है। इसी के बिहार पर जो बहुत सारी जो इंटरनेशनल कमिटीज हैं वो बनाई जाती हैं इंटरनेशनल कमिटीज में, और उनका जो संबंध रहता है वो पंजाब से रहता है इंडिया में। जैसे गदर पार्टी जो है वो अमेरिका में बनाई जाती है और 1912 में जो कि हार्डिंग्स की हत्या करने का भी असफल प्रयास करती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो लाहौर में राव बिहारी जो बॉस होते हैं वो उत्तर भारत में एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से क्योंकि उन्हें सैनिक सपोर्ट नहीं मिल पाता, मिलिट्री कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो भी जापान चले जाते हैं। जतीन मुखर्जी जो हैं वो जर्मनी से गुप्त तरीके से हथियार मांगने का भी प्रयास करते हैं और इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए भारत रक्षा कानून लेकर आया जाता है 1915 में, जिसे इंग्लिश में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। और आगे मतलब कि इसी चीज से नहीं रुक पाती गतिविधियां, तो सेडिशन कमेटी के अंडर में 1918 में निर्मल रॉलेट बिल्स लेकर आया जाता है। और इसके बाद क्योंकि ये 1918 है और 1919 के बाद से जो है वो गांधी टाइम पीरियड, इस गांधी का जो है वो रोल आ जाता है, गांधी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अहिंसा वाला जो टाइम पीरियड है पूरा हिंसा वाला जो टाइम पीरियड है वो अहिंसा की तरफ एक तरीके से झुक जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से जो इस तरीके नेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। तो प्लीज अगर आपको पर्सनल लेक्चर्स भी चाहिए, मतलब कि आपको अगर पर्सनल क्लासेस भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही। हैव अ नाइस डे।